स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से एक नए लेक्चर में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे इम्यूनिटी और इम्यूनिटी के अंदर पढ़ रहे थे लाइन ऑफ डिफेंस। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको क्लियर करा दिया था लाइन ऑफ डिफेंस क्या है और कितने लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं। अगर लाइन ऑफ डिफेंस आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं। निश्चित ही आप इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिए, तभी आप समझ पाएंगे आगे। तो लाइन ऑफ डिफेंस कितने होते हैं आपने पिछले लेक्चर में देख लिया था। 3 लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं, यानी लाइन ऑफ डिफेंस की संख्या 3 या सुरक्षा की पंक्तियां 3 होती हैं, जिसमें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर फिजिकल बैरियर और फिजियोलॉजिकल बैरियर आता है। इसे हमने पिछले वाले लेक्चर में पूरा क्लियर करा दिया था। आज हम आपको बताएंगे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, जिसके अंदर सेलुलर बैरियर और साइटोकाइन बैरियर्स आता है। इसे हम आज आपको क्लियर करा देंगे। बाकी इसके बाद जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है उसके अंदर आता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर एक्वायर्ड इम्यूनिटी आती है। बाकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर इनेट इम्यूनिटी आती है। इसको हमने पिछले वाले लेक्चर में भी अच्छे से समझा दिया है। तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर जो सेलुलर बैरियर है और साइटोकाइन बैरियर्स है, इसको हम अच्छे से आपको अभी समझा दे रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप हेडिंग डाल देंगे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। जब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एग्जाम में आप दिखा लेंगे तो हेडिंग डाल देंगे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, और उसके नीचे लिख देंगे इट इंक्लूड सेलुलर बैरियर्स एंड साइटोकाइन बैरियर्स। जैसा कि पहले से ही आपको ये चीज़ें याद है, इतना सारा पोर्शन हमने पिछले वाले लेक्चर का ही छोड़ा हुआ है ताकि आपको क्लियर होता रहे, किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब इसके बाद देखिए, जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है उसमें सेलुलर बैरियर और साइटोकाइन बैरियर्स आ रहा है। अब सेलुलर बैरियर में क्या है? सेलुलर बैरियर का मतलब ऐसा बैरियर्स या ऐसी इम्यूनिटी। अब देखिए, हमारे लिए तो इम्यूनिटी है, लेकिन पैथोजन के लिए एक बैरियर है, यानी पैथोजन के लिए एक बाधा का काम कर रही है, यानी कि सेलुलर बैरियर। और दूसरा क्या है? साइटोकाइन बैरियर्स, जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आएगा। तो आपने देख लिया, सेलुलर बैरियर का मतलब कोशिका से संबंधित कुछ बैरियर, जो पैथोजन के लिए क्या है? बैरियर है, और हमारे लिए क्या है? इम्यूनिटी है। तो सेलुलर बैरियर की संख्या देखिए यहाँ पर 6 है। पहला हम आपको बता देंगे ल्यूकोसाइट्स यानी WBC, और दूसरा जो है मैक्रोफेज, तीसरा हम आपको बताएंगे नेचुरल किलर सेल्स, और चौथा है कंप्लीमेंट सिस्टम, पांचवा है इन्फ्लेमेशन, और छठवां है फीवर। ये सभी हम आपको डिटेल में समझा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है? ल्यूकोसाइट्स यानी कि WBC। खासकर 2 WBC मुख्य रूप से बैरियर का काम करते हैं। उसमें पहला क्या है? न्यूट्रोफिल्स है, और दूसरा है मोनोसाइट्स। दोनों के बारे में आप क्या लिखेंगे एग्जाम में, वो तो पीछे अच्छे से हमने लिखवा दिया है। यहाँ पर भी आप रिवीजन के तौर पर समझ लीजिए ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, पहला क्या है? न्यूट्रोफिल्स है। ये ल्यूकोसाइट्स के ही भाग हैं। ल्यूकोसाइट्स का एक प्रकार है न्यूट्रोफिल्स। तो इसमें देखिए क्या है, न्यूट्रोफिल्स में आप समझ लीजिए, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो लोब्ड होता है, यानी इसका न्यूक्लियस लोब्ड होता है। फैगोसाइटिक इन नेचर, यानी जो ल्यूकोसाइट्स में ये न्यूट्रोफिल्स है ये फैगोसाइटिक नेचर की होती है। फैगोसाइटिक नेचर का मतलब निगलने वाले प्रकृति की होती है, किसी भी पैथोजन को निगल जाती है, उन्हें नष्ट कर देती है, समाप्त कर देती है। तो ये फैगोसाइटिक नेचर की होती है, यानी न्यूट्रोफिल्स। एक खास बात और आप याद रखिएगा, इसकी संख्या जितने भी WBC होते हैं उसमें सबसे अधिक होती है। मान के चलिए 60 से 70% इसकी संख्या पाई जाती है, और काफ़ी मात्रा में पैथोजन को निगलने का काम करती हैं। तो हमारे लिए काफ़ी खास है न्यूट्रोफिल्स, जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। और इसके बाद देखिए, ल्यूकोसाइट्स का दूसरा जो प्रकार इसके अंतर्गत आता है वो है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स के बारे में आप समझ लीजिए, लार्जेस्ट ऑफ ऑल WBCs। जैसे आपने देखा कि न्यूट्रोफिल्स की संख्या सबसे अधिक होती है, वैसे WBC के अंतर्गत जो मोनोसाइट्स आ रहा है इसकी साइज काफ़ी बड़ी होती है। तो आप लिखे हैं लार्जेस्ट ऑफ ऑल WBC। और इसके बाद फिर देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियस बीन शेप्ड। इसका न्यूक्लियस लोब्ड होता है। लोब्ड का मतलब देखिए, जैसे ये कोशिका है, कोशिका के अंदर इस तरह से लोब्ड पाली में, कई पाली में बटा हुआ इसका न्यूक्लियस रहेगा, इसका लोब्ड यानी न्यूट्रोफिल्स का। और
मोनोसाइट्स का बीन शेप्ड रहेगा। जैसे मोनोसाइट है तो इसका न्यूक्लियस इस तरह से बीन शेप्ड रहेगा, सेम के बीज की तरह से रहेगा। हालांकि पीछे इसका हम डिटेल में फिगर बना करके आपको समझाए हैं। और आगे देखिए फैगोसाइटिक इन नेचर, जैसे आपने देखा कि न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइट नेचर की हैं, वैसे मोनोसाइट भी फैगोसाइट नेचर की हैं, यानी ये भी पैथोजन को निगलने का काम करती हैं, उन्हें किल करने का काम करती हैं। अगला है शॉर्ट लाइफ स्पेन। हाँ, ये बात आप याद रखिएगा कि जो मोनोसाइट्स होते हैं इसका शॉर्ट लाइफ स्पेन होता है, यानी कि इसका जीवन काल बहुत कम 1 या 1.5 दिन के आसपास होता है। तो आप ये समझ लिए। तो एक सेलुलर बैरियर के अंदर एक स्टेप समाप्त हो गया, यानी एक प्रकार की सेल समाप्त हो गई। दूसरा देखिए क्या है, मैक्रोफेज, और इसमें आप लिख देंगे लॉन्ग लाइव्ड का मतलब ये इनका जीवन काल काफ़ी अधिक होता है, कुछ महीनों से लेकर कई सालों तक होता है। और इसके बाद देखिए क्या है, हाईली मोटाइल। ये काफ़ी हाईली मोटाइल का मतलब अधिक गतिशील होती हैं, और ये टिश्यू में उतर कर ब्लड वेसल्स में बहती रहती हैं, और फिर इसके बाद टिश्यू में उतर करके पैथोजन को किल करने का काम करती हैं। जैसे देखिए हमारे बॉडी का कोई पोर्शन ये है, मान लीजिए कि हाथ का पोर्शन इतना हमने ले लिया है, और इसके अंदर ये ब्लड वेसल्स हैं, तो इस ब्लड वेसल्स में ये फ्लो करती रहती हैं ब्लड के साथ, लेकिन जब आवश्यकता होती है तो ये टिश्यू में निकल जाती है। यहाँ पर ये टिश्यू है, टिश्यू में निकल करके पैथोजन को किल करने का काम करती हैं। जब तक ब्लड वेसल्स में बहती रहती हैं, याद रखिएगा, जब तक ब्लड वेसल्स में रहती है तब तक ये मोनोसाइट रहती है, लेकिन यहाँ पर जब इसको टिश्यू में उतरना होता है, टिश्यू में निकलना होता है, ऊतक में जाना होता है, तो ये मैक्रोफेज के रूप में चेंज हो जाती है। यहाँ पर आपने लिखा है प्रोड्यूस फ्रॉम मोनोसाइट, यानी जो मैक्रोफेज होती है वो मोनोसाइट से बनी होती हैं, मोनोसाइट से बनती हैं। जब तक ब्लड में रहती हैं तब तक मोनोसाइट, और जब इन्हें टिश्यू में उतर करके पैथोजन को मारने की ज़रूरत होती है तो ये मैक्रोफेज में चेंज हो जाते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद फिर है मोर सेल ऑर्गेनेल्स, खासकर लाइसोसोम, यानी कि जो मैक्रोफेज होते हैं इनके अंदर अधिक से अधिक कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, और खासकर लाइसोसोम होता है। आपको पता है लाइसोसोम एक कोशिकांग है जिसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं, और ये एंजाइम पैथोजन को किल करने में हेल्प करते हैं, यानी हमारी सुरक्षा करते हैं। ये भी क्लियर हो गया। और इसके बाद फिर देखिए जो तीसरे प्रकार की सेल हैं वो नेचुरल किलर सेल्स हैं, वो नेचुरल किलर सेल्स हैं, और इन्हें एनके सेल्स भी कहा जाता है। इसमें देखिए फाउंड इन रेड बोन मैरो, यानी जो एनके सेल्स होती है वो रेड बोन मैरो में पाई जाती है, और कहाँ पाई जाती है, इन लिम्फ नोड, और लिम्फ नोड में पाई जाती हैं। और प्रोड्यूस परफोरिन, ये बात आप याद करिए रखिएगा, प्रोड्यूस परफोरिन, यानी जो नेचुरल किलर सेल होती हैं वो परफोरिन नाम का एक केमिकल प्रोड्यूस करती हैं, और ये क्या करता है, साइटोलाइसिस करवा देता है किसका, बैक्टीरिया का। किस तरह से करवाता है, जैसे मान लीजिए ये कोई बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया के ऊपर, जैसे मान लीजिए ये क्या है, नेचुरल किलर सेल्स है, और ये क्या है, बैक्टीरिया है। आप इसे अच्छे से समझिए। अब नेचुरल किलर सेल्स जो है परफोरिन प्रोड्यूस कर देगी। अब इसे होगा क्या, ये परफोरिन क्या करेगा, बैक्टीरिया की जो वाल होती है उसमें छेद कर देगा, पोर कर देगा। नाम देखिए क्या है, परफोरिन। परफोरिन, आप परफोरेशन का नाम सुने होंगे। परफोरेशन का मतलब क्या, कहीं पर छेद हो जाना। तो परफोरिन क्या करेगा, छेद कर देगा, और जब इसके अंदर छेद हो जाएगा, होल हो जाएगा, तो यहाँ से इसके अंदर पानी एंट्री कर जाएगा, वाटर एंट्री कर जाएगा इसके अंदर, और इससे क्या होगा कि बैक्टीरिया की सेल जो है वो फूल जाएगी, टर्जिड हो जाएगी, और फूल करके वो फट जाएगी और बैक्टीरिया मर जाएगा। देखिए क्या आइडिया है कि जो नेचुरल किलर सेल्स हैं वो परफोरिन निकाल रही हैं, और इसके बाद परफोरिन जाकर बैक्टीरिया की वाल में छेद कर दे रहा है, और फिर जो है उसके अंदर पानी चला जा रहा है। पानी जब पूरी अधिक मात्रा में सेल के अंदर भर जाता है बैक्टीरिया के अंदर, तो दब जाती है, फट जाती है, और बैक्टीरिया मर जाता है। एक आइडिया से यह काम करते हैं। अगला देखिए क्या है, कंप्लीमेंट सिस्टम। कंप्लीमेंट सिस्टम के अंदर कुछ प्रोटीन आती हैं, लगभग 20 तरह की प्रोटीन आती हैं। प्रोटीन सिस्टम है, प्रोड्यूस इन लीवर, ये लीवर के अंदर प्रोड्यूस होती है ये प्रोटीन। आगे लिख देंगे क्रिएट पोर इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया। वही बात आपने पीछे देखा, ये बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पोर बना देते हैं, छेद बना देते हैं, जिससे बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है और उससे हमें सुरक्षा मिलती है। नेक्स्ट देखिए क्या है, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन एक बहुत ही खास प्रक्रिया है हमारे शरीर के अंदर, जो
इन्फेक्शन के दौरान या किसी चोट या फिर जो है किसी तरह का खरोच ऐसा कुछ जब हमारी बॉडी में होता है तो ऐसे समय में इन्फ्लामेशन हो जाता है और बहुत ही खास है, ज़रूरी है इन्फ्लामेशन। इसके अंदर क्या क्या होता है, देखिए 4 चीज़ें होती हैं इन्फ्लामेशन के अंदर, 4 चीज़ें आती हैं। जैसे इन्फेक्शन होगा अगर हमें या कहीं चोट लगेगी तो वहाँ 4 चीज़ें होंगी। पहला क्या है, पेन, यानी कि वहाँ दर्द होगी, और दूसरा स्वेलिंग, फूल जाएगा वहाँ पर, और फिर वार्म यानी कि वो स्थान गर्म हो जाएगा। जैसे कहीं चोट लगती है या कट जाता है या फोड़ा वगैरह होना है तो वहाँ पर इन्फेक्शन है, या फिर कट गया है या जल गया है या चोट लग गई है, खरोच लग गया है, तो ऐसी दशा में दर्द भी होती है। स्वेलिंग मतलब फूल भी जाता है, और वार्म का मतलब गर्म भी हो जाता है, और रेडनेस का मतलब वहाँ पर लाल हो जाता है। ये क्यों खास है, ये देखिए, ये होना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम बीमारी से या इन्फेक्शन से नहीं लड़ पाएंगे। तो क्यों ज़रूरी है ये समझिए। देखिए, जहाँ पर चोट लगती है या फिर कोई इन्फेक्शन होता है या कट पिट जाता है, वहाँ पर जो मास्ट सेल होती है, मास्ट सेल एक प्रकार की कोशिका है। आप इसके बारे में अगर डिटेल जानना है तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं मास्ट सेल क्या है, तो आपको मिल जाएगा। बाकी हम नेक्स्ट अलग वीडियो में जब ब्लड पढ़ाएंगे तो वहाँ पर बताएंगे। तो मास्ट सेल जो होती है वो क्या रिलीज करती है, हिस्टामिन। क्या रिलीज करती है, हिस्टामिन। जैसे मान लीजिए ये बॉडी का कोई पार्ट है, यहाँ पर ही आप समझ लीजिए, ये देखिए ब्लड वेसल्स है इसके अंदर, और यहाँ पर जो है चोट लगी, हाथ का भाग है या उंगली का भाग है, कोई आप समझ लीजिए, इसके अंदर ये ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स हैं, और ये बॉडी का कोई पार्ट है। अब समझिए कि यहाँ पर चोट लग गई है या इन्फेक्शन हो गया है या कट गया है, खरोच लग गया है, तो यहाँ पर फूल जाएगा। देखिए, इसको मैं थोड़ा सा फुला दे रहा हूँ, ये फूल गया। अब इसमें फूल गया तो रेड भी हो जाएगा, और इसके अलावा जो है गर्म भी हो जाएगा और दर्द भी करने लगेगा। अब जहाँ पर चोट लगी है वहाँ पर जो है मास्ट सेल हैं वो रिलीज करेंगे हिस्टामिन, एक प्रकार का केमिकल है। अब हिस्टामिन जब रिलीज होगा मास्ट सेल से तो फिर जो है स्टिमुलेट वैसोडाइलेशन, याद रखिए बहुत ही खास प्रक्रिया है वैसोडाइलेशन, और एक होता है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब ब्लड वेसल्स का सिकुड़ जाना, और वैसोडाइलेशन का मतलब ब्लड वेसल्स का फूल करके मोटा हो जाना, चौड़ा हो जाना, और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब ब्लड वेसल्स का सिकुड़ करके पतला हो जाना। तो यहाँ पर क्या हुआ, वैसोडाइलेशन हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स है वो फूल करके मोटी हो गई। अब देखिए हम इसको थोड़ा सा और मोटा बना दे रहे हैं, ब्लड वेसल्स मोटी हो गई। इससे 2 फायदा होता है, अगर ब्लड वेसल्स फूल करके चौड़ी हो जाती है तो इससे 2 फायदा होता है। पहला क्या है, इंक्रीज ब्लड फ्लो, यहाँ पर ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। देखिए, अगर पतली सकरी जगह है तो ब्लड धीरे धीरे फ्लो करेगा, और अगर चौड़ी जगह हो गई, चौड़ा हो गई ब्लड वेसल्स, तो ब्लड काफ़ी तेज़ी से फ्लो करेगा। अब ब्लड तेज़ी से फ्लो करने से क्या फ़ायदा है, यानी कि जो विभिन्न प्रकार के फैगोसाइटिक सेल होती हैं, बैक्टीरिया को मारने वाली सेल होती हैं, वो ब्लड के साथ फ्लो करती हैं। अगर जल्दी जल्दी ब्लड सप्लाई होगा, जल्दी जल्दी ब्लड फ्लो करेगा, तो इससे क्या फ़ायदा होगा जानते हैं। तब जल्दी जल्दी यहाँ पर कोशिकाएँ आएंगी, फैगोसाइटिक सेल आएंगी, जो वहाँ पर आए हुए बैक्टीरिया या कोई भी इन्फेक्शन करने वाले एजेंट हैं उनको किल करेंगी। जब जल्दी जल्दी ब्लड सप्लाई होगा तभी तो जल्दी जल्दी वो कोशिकाएँ आएंगी हमारी सुरक्षा के लिए। तो इससे जब इंक्रीज ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा तो जल्दी जल्दी वो सेल आएंगी और इन्फेक्शन को ख़त्म करेंगी। एक फ़ायदा और होता है, इंक्रीज वेसल्स परमिएबिलिटी। जो वेसल्स है, यानी ये जो ब्लड वेसल्स है, इसकी परमिएबिलिटी यानी पारगम्यता बढ़ जाती है। पारगम्यता क्या है, मैंने अभी आपको बताया है कि पहले तो कोशिकाएं ब्लड वेसल्स के साथ फ्लो करती रहती हैं, लेकिन जब आवश्यकता होती है तो ये जो है टिश्यू में निकलती रहती हैं। सामान्य रूप से तो लगातार निकलती रहती हैं, लेकिन जब कोई इमरजेंसी होती है, जैसे मान लीजिए कोई चोट लग गई या कट गया, तो ऐसी दशा में जब ये यहाँ पर जब ये फूलेगा, ये ब्लड वेसल्स जब मोटी होंगी
तो इसकी परमिएबिलिटी यानी पारगम्यता भी बढ़ जाएगी। जो पोर इसमें छोटे छोटे रहते थे वो बड़े बड़े हो जाएंगे, वो बड़े बड़े पोर हो जाएंगे और ऐसी दशा में बहुत ही तेज़ी से फैगोसाइटिक सेल टिश्यू में निकलेंगी और निकल करके पैथोजन को किल करने का काम करेंगी। तो फूलने से दो चीज़ें होती हैं, पहला तो इंक्रीज ब्लड फ्लो तेज़ी से हो जाता है, दूसरा इंक्रीज वेसल्स परमिएबिलिटी यानी कि जो वेसल्स की पारगम्यता है, जो कोशिकाएं टिश्यू में उतर रही हैं वो काफ़ी तेज हो जाएगा ताकि जल्दी जल्दी कोशिकाओं में जा करके पैथोजन को किल करें। तो आपने देखा बहुत ही खास है इन्फ्लामेशन। क्लियर। अब इसके बाद देखिए क्या है फीवर, ये भी खास है। वैसे तो आप सुने होंगे कि फीवर सही नहीं है, हाँ ये है भी, अगर फीवर काफ़ी तेज़ है तब तो हमारे लिए डेंजरस यानी ख़तरनाक हो सकता है, लेकिन अगर मिल्ड फीवर है, हल्का हल्का बुखार है तो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। वो किस प्रकार होता है ये देखिए। फीवर क्या है ये समझिए। अगर हमें कभी इन्फेक्शन होता है या चोट लगती है या कोई हमारे शरीर के अंदर दिक्कत है, कोई पैथोजन एंट्री कर गया है, तब ऐसी दशा में जो है हमें फीवर होता है। तो ऐसी ही दशा को क्या कहते हैं, इन्फेक्शन। मान लीजिए हमें किसी बैक्टीरिया का या किसी वायरस का इन्फेक्शन हो गया, तो ऐसी दशा में क्या होगा, WBC जो है हमारे शरीर के अंदर जो WBC हैं वो एक प्रकार का केमिकल्स निकालेंगे जिसका नाम है पायरोजेंस। बात ध्यान से आप समझिएगा। जब हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन होगा तो वहाँ की WBC क्या निकालेंगी, पायरोजेंस। पायरोजेंस एक प्रकार का केमिकल है। अगर मान लीजिए हमें किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ तो हमारे शरीर के अंदर जो WBC हैं वो पायरोजेंस निकालेंगी। पायरोजेंस एक प्रकार का केमिकल है और ये केमिकल जो है ब्लड के माध्यम से चला जाएगा हाइपोथैलेमस में, क्योंकि ब्लड लगातार हमारे शरीर के अंदर फ्लो कर रहा है और मान लीजिए हमें फीवर हुआ तो शरीर के अंदर हमारी जितनी भी WBC हैं वो पायरोजेंस निकालेंगी और पायरोजेंस ब्लड के साथ फ्लो होकर के चला जाएगा हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक महत्वपूर्ण भाग है जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। तो पायरोजेंस कहाँ चला गया, हाइपोथैलेमस के पास। ये बताने चला गया कि शरीर में क्या हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है और हाइपोथैलेमस पायरोजेंस को देखते ही समझ जाएगा कि शरीर में कोई इन्फेक्शन हुआ है। तो अब हाइपोथैलेमस 3 काम कर देगा। पहला काम क्या है, इंड्यूस फीवर यानी कि बुखार को तेज कर देगा। इंड्यूस फीवर का मतलब कि फीवर ला देगा। फीवर लाने का मतलब हमारी शरीर गर्म हो जाएगी हल्का हल्का। दूसरा एक काम और होगा, इनहिबिट हीट सेंसिंग न्यूरॉन, यानी जो हीट सेंसिंग न्यूरॉन है उसको रोक देगा। कौन रोकेगा, हाइपोथैलेमस। हीट सेंसिंग न्यूरॉन याद रखिए, ऐसी न्यूरॉन जो हमें हीट का सेंस कराती है, गर्मी का सेंस कराती है, ऐसी सेंस को, ऐसी न्यूरॉन को क्या करेगा, रोक देगा, यानी कि इनहिबिट कर देगा। इससे क्या फ़ायदा होगा कि हमारे शरीर का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। जब हीट सेंसिंग न्यूरॉन रोक दी गई हैं तो हमें कैसे पता चलेगा, जाहिर सी बात है कि हमें नहीं पता चलेगा। जो सेंस हमें, जो न्यूरॉन हमें ये बताती है कि हमारी शरीर गर्म है, वो रोक दी गई हैं तो हमें कैसे पता चलेगा। इसीलिए हमें काफ़ी तेज़ बुखार हो भी जाता है, हमें पता नहीं चलता, हमें तो और ठंडा ही लगने लगता है। आप देखेंगे कि आपकी शरीर काफ़ी गर्म है, दूसरा कोई आपकी शरीर को टच करेगा, कहेगा अरे ये तो काफ़ी फीवर है, एकदम जल रहा है, कैसे आप बर्दाश्त कर रहे हैं। और हमें क्या लगता है कि हमें तो और ठंडा ही लग रहा है। बुखार में आप देखिए आपकी शरीर पूरी गर्म रहती है, उसके बाद आप कहते हैं एक चद्दर उड़ा दो, एक कंबल और उड़ा दो, पूरी रजाई एक और उड़ा दो। इससे क्या है, इससे क्या पता चलता है कि हमारी शरीर गर्म भी है और हमें ठंडा भी लग रहा है। इसलिए ठंडा लग रहा है क्योंकि जो हमारी हीट सेंसिंग न्यूरॉन है वो रोक दी गई है। तो ये फ़ायदा होता है। इसके बाद फिर क्या है, एक्साइट कोल्ड सेंसिंग न्यूरॉन, यानी जो कोल्ड सेंसिंग न्यूरॉन है उसको एक्साइट कर दिया जाता है, तेज कर दिया जाता है, यानी हमें काफ़ी ठंड फील हो, है कि नहीं। बुखार में हमें ठंड इसीलिए फील होता है। अब ठंड फील होगा तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि हम ठिठुरे रहेंगे, यानी हमारी जो वेसल्स हैं पूरी शरीर एकदम कॉन्स्ट्रिक्शन अवस्था में रहेगी, यानी सिकुड़ी हुई अवस्था में रहेगी। इससे होगा क्या कि हमारी बॉडी में से कम टेम्परेचर लॉस होगा। और अब टेम्परेचर का महत्व जानते ही हैं कि अगर बॉडी के अंदर टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर अधिक हो गया है तो इससे क्या होगा कि हमारे अंदर जो बैक्टीरिया या कोई भी इन्फेक्शन करने वाला एजेंट है वो पनप नहीं पाएगा, काफ़ी तेज़ी से नहीं ग्रो कर पाएगा। इसलिए बॉडी हीट कर दी जाती है ऐसी दशा में। और ठंडी का हमें जब फील होगा तो हम ऐसे सिकुड़ी हुई अवस्था में रहेंगे,
ठिठुरे हुए अवस्था में रहेंगे। ऐसे में क्या होगा कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर लॉस नहीं होगा। दूसरा एक और फ़ायदा होता है, जब हमें कोल्ड फील होता है, ठंडी फील होता है, तो ऐसे में हम कांपने लगते हैं। इससे क्या होता है, हमारे शरीर की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है वो बढ़ जाती है, उपापचयी क्रियाएं बढ़ जाती हैं, जिससे अधिक मात्रा में हर आवश्यक चीज़ों का हमारे शरीर के अंदर सप्लाई होने लगता है। तो आपने देखा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने से क्या फ़ायदा है, इसे ये फ़ायदा है कि जो हमारे अंदर इन्फेक्शन करने वाला एजेंट है, पैथोजन है, वो अच्छा इन्वायरमेंट नहीं पाएगा और ज़्यादा तेज़ से नहीं ग्रो कर पाएगा। दूसरा काम इनहिबिट हीट सेंसिंग न्यूरॉन। ऐसा इसलिए कर दिया जाता है कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है, अगर हीट सेंसिंग न्यूरॉन को इनहिबिट रोका ना जाए तो ऐसे में हम नहीं सह पाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। अब इससे क्या फ़ायदा होता है कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ भी गया और हमें इसका एहसास भी नहीं हो रहा है। बाकी कोल्ड सेंसिंग न्यूरॉन को तेज कर दिया जाता है, जिससे हम ऐसी अवस्था में रहें कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम से कम लॉस हो, ज़्यादा टेम्परेचर लॉस न हो। तो आपने देख लिया फीवर से क्या फ़ायदा है। इसके बाद फिर देखिए क्या है, साइटोकाइन्स बैरियर, यानी कि सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर जो दूसरा बैरियर आता है वो साइटोकाइन्स बैरियर है। यह एक प्रकार का केमिकल मैसेंजर होता है, बहुत ही आसान है, नीचे देख लीजिए। केमिकल मैसेंजर ऑफ इम्यून सेल, यानी इम्यून सेल के लिए एक केमिकल मैसेंजर होता है। किस प्रकार काम करता है, तो देखिए पहले वो केमिकल मैसेंजर है क्या, तो देखिए इंटरल्यूकिन्स है और लिम्फोकिन्स है। ये दोनों ल्यूकोसाइट से निकलते हैं, ये दोनों केमिकल मैसेंजर। ये करते क्या है कि जो इम्यून सेल होती हैं उनको मैच्योरेशन का काम करते हैं, यानी उसको परिपक्व कराते हैं, मैच्योरेट कर देते हैं, और एक्टिवेशन यानी उसे एक्टिवेट भी कराते हैं, यानी कि वो पैथोजन को किल करने के लिए एक्टिव हो जाती हैं। एक और इसमें होता है प्रोलिफरेशन, इसका मतलब उसकी संख्या काफ़ी बढ़ जाती है, जिसे अधिक से अधिक पैथोजन को किल कर सकें। इसके अलावा देखिए एक और केमिकल मैसेंजर है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या है, तो वायरस इन्फेक्टेड सेल से निकलने वाला एक प्रकार का केमिकल है जो अन्य कोशिकाओं को बचाता है वायरस के इन्फेक्शन से। यानी कि इंटरफेरॉन ऐसी कोशिका से निकलता है जिस कोशिका को, जिस सेल को किसी वायरस का इन्फेक्शन हो गया है, और दूसरी कोशिकाओं को इंटरफेरॉन निकल करके दूसरी कोशिकाओं को जिन्हें कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है उन्हें बचाने का काम करती है। तो दोस्तों आपने अच्छे से समझ लिया सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है और इसके अंदर क्या क्या आते हैं। बाकी अगर इसे आपको डिटेल से लिखना है तो पीछे के लेक्चर में सारी हेडिंग आ चुकी है, वहाँ से आप लिख करके नोट्स तैयार कर सकते हैं। इस वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा मिला होगा कि जो पीछे कुछ चीज़ें कम क्लियर हो पाई थी या नहीं क्लियर हो पाई थी, वो अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गया। बाकी एक टॉपिक और बच गया है इसके अंदर, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।